नवंबर 24, 1971 को एक फ्लाइट में आखिरी सीट पर बैठा वो ब्लैक सूट में मलबूस शख्स कौन था, उसने प्लेन क्यों और कैसे हाईजैक किया था, उसकी क्या डिमांड थी और क्या FBI ने उसे पकड़ लिया था या वो शख्स जिंदा भागने में कामयाब हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हसीब मलिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में, यानी डैन कूपर के बारे में, जो कि DB कूपर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, हवाबाजी की तारीखों में एक राज बाकी सबसे ऊपर खड़ा है, DB कूपर का मामला। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ठीक 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से शुरू हुई थी। एक शख्स डैन कूपर के नाम से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के प्रवास 305 में पोर्टलैंड ओरिगोन से सवार हुआ था, जो कि वाशिंगटन सिएटल की तरफ रवाना हुई थी। काली टाई और सफ़ेद शर्ट के साथ बिजनेस सूट में मलबूस वो एक आम ताजिर की तरह लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी हरकतें अफसानवी हो गईं। कूपर ने बोइंग 727 के पिछले हिस्से में अपनी सीट ली और 18वीं सीट का इंतखाब किया। दोपहर 2:50 पर ठीक खास तौर पर प्लेन के टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही उसने बॉर्बन और सोडा का ऑर्डर किया और सुकून से सिगरेट पीने लगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1970s में किसी किस्म की सिगरेट पर और लगेज पर कोई भी पाबंदी नहीं होती थी, इसीलिए सिगरेट पीना एक आम रवाज बन चुका था। प्रवास में ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, उसने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट दिया। इब्तदाई तौर पर शेफनर ने मुसाफिर की तरफ से महज एक और दिलचस्प पेशकदमी के तौर पर मुस्तरद करते हुए शेफनर ने बगैर पढ़े नोट को जेब में डाल दिया। पर ने इसकी तरह झुक कर सरगोशी की, मिस, बेहतर है कि आप ये नोट पढ़ लें, मेरे पास बम है। इस नोट पे एक वाज़िया और सर्द पैगाम था। कूपर ने अपने ब्रीफ केस में बम रखने का दावा किया और शेफनर को अपने पास बैठने का मुतालबा किया। जब उसने तामील की तो उसने ब्रीफ केस को हल्का सा खोला ताकि सुर्ख सिलेंडरों, तारों और एक बड़ी बैटरी की झलक नजर आए। इसके मुतालबात सीधे $2 लाख, 4 पैराशूट, 2 प्राइमरी और 2 रिजर्व और एक फ्यूल स्टोरेज, जो कि उसे सीएटल एयरपोर्ट पर चाहिए था। प्रवास के अमले ने कूपर के मुतालबात को हवाई ट्रैफिक कंट्रोल से मुंसलिक किया और अब FBI भी हरकत में आ गई थी। त्यारी ने एयरपोर्ट के गिर्द तकरीबन 2 घंटे तक चक्कर लगाए, जबकि हकाम ने तावान की रकम और पैराशूट इकट्ठे किए और हंगामी अमले को मुतहरक किया। प्रवास के अमले ने कूपर के मुतालबात को ट्रैफिक कंट्रोल से मुंसलिक किया और अब FBI भी हरकत में आ गई थी। तैयारी ने एयरपोर्ट के गिर्द तकरीबन 2 घंटे तक लगातार चक्कर लगाए, जबकि हकाम ने तावान की रकम और पैराशूट को इकट्ठे किए। जब जहाज टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो अंधेरा छा चुका था। इसकी बात के मुताबिक कूपर के मुतालबात पूरी होने के बाद इसने फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर और अमले के एक और रुकन को 36 मुसाफिरों को रिहा करने का कहा। तावान की रकम और जहाज़ पर सवार पैराशूट के साथ उसने पायलट, को पायलट, एक फ़्लाइट इंजीनियर और एक बाकी फ़्लाइट अटेंडेंट पर मुश्तमिल एक टहल का अमला अपने पास रखा। कूपर ने इसके बाद फ़्लाइट के अमले को मैक्सिको सिटी के लिए एक कोर्स तय करने की हदायत दी, ये बताते हुए कि हवाई जहाज़ 10,000 फीट से नीचे प्रवास करना चाहिए और इस जहाज़ की रफ्तार 200 नॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसने मज़ीद मुतालबा किया कि लैंडिंग गियर को 5 डिग्री तक तैनात रखा जाए ताकि वो इस बुलंदी से कामयाब डाइव कर सके और ज़िंदा बच सके। जैसे ही प्रवास जनूब की तरफ रवाना हुई, सिएटल, रेन्यू और नोएडा के दरमियान कहीं बहर-उल-खाइल के शिमाल मगरब के घने दूर दराज के जंगलात के ऊपर कूपर ने अपनी हिम्मत से फरार को अंजाम दिया। काले रंग का सूट, लोफर्स, बरसाती कोट और पैराशूट पहने उसने पिछली हवाई सीढ़ी को नीचे किया और तूफानी मुंजमद रात में छलांग लगा दी। वो अपने साथ $2 लाख लेकर अंधेरे में गायब हो चुका था। बड़े पैमाने पर मुश्तमिल हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ों और ज़मीनी तलाश करने वालों को DB कूपर का कोई हतमी सुराग नहीं मिला और ना ही कूपर कभी मिला। FBI ने बेआबान को घेरे में लिया, मुमकिन गवाहों को इंटरव्यू किया और सैकड़ों लीडर्स की छानबीन की। इसकी किस्मत और शनाख्त के बारे में नज़रियात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग क़यास रहे करते हैं कि ख़राब मौसम हालात, मुनासिब गियर की कमी और मुश्किल इलाके की वजह से वो छलांग लगाने से पहले ही मर गया होगा। दूसरों का ख्याल है कि वो एक तजर्बाकार स्काई डाइवर जो फ़ौजी तजर्बाकार था, जिसने नहायत एहतियात से मनसूबा बंदी की और कामिल जुर्म को अंजाम दिया। कैरियर के मुजरमों से लेकर साबिक फ़ौजियों, यहाँ तक कि दौड़ी ज़िंदगी गुजारने वाले आम अफराद तक
متشبہ افراد سے تشویش کی گئی، کسی کو بھی اس کیس سے قطعی طور پر منسلک نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کئی لوگ اس راز کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر انتقال کر گئے۔ لیکن دوستو ٹھیک 9 سال بعد 1980 میں دریائے کولمبیا کے کنارے کھدائی کرنے والے 8 سالہ لڑکے کو کوپر کو دیے جانے والے تاوان کی رقم کے پیسوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ یہ بل FBI کے درج کردہ سیریل نمبروں سے مماثل کرتے تھے، لیکن مزید کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن اس واقعے نے کیس کو حل کرنے کے بجائے کیس کو مزید گہرا کر دیا۔ کئی دہائیوں کے بعد DP کوپر کا افسانہ کوپر جرائم اور ہوا بازی کی تاریخ میں ایک دلکش باب بن گیا ہے۔ کوپر کی اس بدقسمت رات میں نامعلوم علاقے میں چھلانگ لگانا FBI کے لیے ایک برا نشان بن گیا ہے۔ طوفانی آسمان میں پیسوں سے بھرے بریف کیس کے ساتھ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے ایک آدمی کی تصویر مشہور ہے، جو ایک کامل جرم کی علامت ہے جو کبھی حل نہیں ہوا۔ اس کے اعمال نے بے شمار نظریات اور تحقیقات کو متاثر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چھلانگ لگانے کے فوراً بعد ہی مر گیا تھا، سخت حالات اور ناموار علاقے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ دوسروں کو یقین ہے کہ وہ زندہ رہا، معاشرے میں دوبارہ گھل مل گیا، شاید چھپ کر کہیں اپنے لوٹ مار سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اس کے لاپتہ ہونے کے بعد کئی سالوں میں FBI نے سرکاری تحقیقات بند کر دی، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہزاروں گھنٹے کام کرنے اور متعدد ممکنہ لیڈرز کے باوجود کوپر کی اصلی شناخت اور قسمت نامعلوم ہے۔ یہ کیس DB بہت سے لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں کھلتا رہا ہے۔ کوپر کیس یہ ہمت اور اصرار کے امتزاج کی نمائندگی کرتا ہے جس سے کچھ دوسرے معلومات مل سکتے ہیں۔ کوپر کی کہانی جب تک یہ معمہ حل نہیں ہوتا مجرمانہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کے طور پر کھڑی ہو کر دل موہ لینے اور متاثر کرتی رہے گی۔ دوستو FBI نے انویسٹیگیشن میں DP کوپر سے ملتی جلتی شکلوں کے کافی لوگوں کو اریسٹ کیا تھا، ان سے انٹرویوز لیے اور موسٹی کو پنش بھی کر دیا تھا۔ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ DP کوپر ایک کیمیکل انجینئر تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بوئنگ پلین بنانے والی فیکٹری میں میکینیکل انجینئر تھا، کیونکہ ایک دوست کی ٹائی میں کچھ ایسے کیمیکلز کے ذرات ملے تھے جو انہی دو فیلڈز کے ریلیٹڈ تھے۔ کچھ تھیوریز کے مطابق DP کوپر ایک ریٹائرڈ فوجی تھا جو کہ ایسی ایڈونچرز کے لیے ٹرینڈ پرسن تھا۔ لیکن دوستوں جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس آج تک بھی انسالوڈ ہے، اور آج تک اس کیس کے ریلیٹڈ کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں مل سکا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اس ویڈیو میں کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اپنے چینل کو اور امپروو کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔